क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी दिल बेचैन क्यों रहता है? कभी कोई छोटी सी बात इतना तकलीफ क्यों देती है कि पूरा दिन मूड खराब हो जाता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि गुस्सा, उदासी और फ्रस्ट्रेशन, इन सब जज्बातों का असर आपके फैसलों पर पड़ता है? तो सवाल ये है, क्या हम अपने जज्बातों पर काबू पा सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चाहे आज आप किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हों, हो सकता है घर की कोई टेंशन हो, ऑफिस का कोई काम परेशान कर रहा हो या स्कूल कॉलेज की कोई प्रॉब्लम हो, इस वीडियो के अंत तक आप इन सभी चीजों से निपटना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उन्हें मास्टर कैसे कर सकते हैं और नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में कैसे बदल सकते हैं। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी को रोककर सोचा हो तो आपको लगेगा कि असल में आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो कुछ भी फेस कर रहे हैं वो असल में सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है किसी सिचुएशन के लिए। मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई हो गई। अब आपको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जिसमें गुस्सा शामिल है। इसी तरह अगर आपने ऑफिस में कोई गलती कर दी या स्कूल में कुछ गड़बड़ हो गई तो ये भी असल में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जिसमें डर शामिल है। और यही बात ये किताब मास्टर योर इमोशंस हमें सिखाती है। कैसे हमारा दिमाग हमारे जज्बातों को कंट्रोल करता है और कैसे हम दोबारा उस कंट्रोल को वापस ले सकते हैं। कैसे हम फिजूल के डर, गिल्ट, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं और एक इमोशनली बैलेंस्ड, मजबूत और सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कई ऐसे सवालों के जवाब तलाशेंगे। अपने इमोशंस को समझना, नेगेटिव फीलिंग्स से बाहर आना और वो मेंटल स्ट्रेंथ हासिल करना जो हमें हर मुश्किल वक्त में स्टेबल रख सके। मास्टर योर इमोशंस नाम की एक किताब लिखी है थिबो म्यूरिस ने। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। ये किताब बताती है जज्बातों का असली सोर्स क्या होता है, हमारे सोचने के तरीके का इसमें क्या रोल है, नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रल या पॉजिटिव में कैसे बदला जा सकता है और कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं, उनके गुलाम नहीं। यानी अगर आप गुस्से, गिल्ट, जलन, ओवरथिंकिंग या एंजाइटी जैसी फीलिंग्स से परेशान हैं तो ये किताब एक मेंटल टूल किट की तरह काम करेगी। और सबसे खास बात, ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसमें हर पॉइंट के साथ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। थिबो म्यूरिस एक पर्सनल डेवलपमेंट लेखक हैं जिन्होंने अपनी खुद की इमोशनल स्ट्रगल से गुजरते हुए सेल्फ अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स बनाए। उनकी राइटिंग सिंपल, डायरेक्ट और एक्शन बेस्ड होती है। वो कहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी बात को उन्होंने इस किताब में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक एनसाइक्लोपीडिया चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स को एक कहानी की तरह आपके सामने लाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1, इमोशंस का परिचय। चलिए अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ये किताब बताती है वो है, इमोशंस किसी सिचुएशन से नहीं आते, बल्कि उस सिचुएशन को आप कैसे समझते हो उससे आते हैं। यानी जज्बात किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं उससे पैदा होते हैं। जैसे अगर किसी ने आपकी तारीफ की तो आप खुश हो जाते हैं, अगर किसी ने आपको नजरअंदाज किया तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन असल में उस इंसान के मन में क्या चल रहा था ये तो आपको पता भी नहीं होता। फिर भी हम अपने मूड को उसके एक्शन के हिसाब से बिगाड़ लेते हैं। यहाँ एक असरदार एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की पार्टी में जा रही है, उसने नया ड्रेस पहना है, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। अब अगर वो सोचे शायद मैं अच्छी नहीं लग रही तो उसका मूड डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो सोचे शायद लोग अपनी टेंशन में बिजी हैं तो उसका मूड बना रहेगा। दोनों केस में सिचुएशन एक ही थी, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग थी और इसी सोच ने उसका जज्बा तय किया। चैप्टर 2, हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस।
जरा सोचिए, अगर आप जंगल में खड़े हों और सामने एक शेर या शेरनी हो तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या करेगा? सर्वाइवल मोड ऑन हो जाएगा। बस भागो, जान बचाओ। और ये कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज भी यही करते थे। उनके लिए हर दिन एक जंग थी, कभी जानवरों से, कभी भूख से, कभी दुश्मनों से। उनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज के लिए तैयार था, खतरे को पहचानना और जिंदा बचना। और वही पुराना सर्वाइवल ब्रेन आज भी हमारे अंदर एक्टिव है। लेकिन दिक्कत यह है, अब हम जंगल में नहीं रहते। अब सोचिए, आप ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हों, या किसी स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रहे हों, या फिर किसी अपने को दिल की बात कहने वाले हों, लेकिन आपका दिमाग अब भी वैसे ही रिएक्ट करता है। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं और दिमाग कहता है मत करो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अब भी हर नई चीज में खतरा ढूंढता है। असल में हमारा दिमाग एक चौकन्ने कुत्ते की तरह होता है, जो हर वक्त देखता रहता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन यह चौकन्ना दिमाग कई बार जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाता है, हर बात पर ज्यादा सोचने लगता है और हर सिचुएशन में वर्स्ट केस ढूंढता है। और इसी वजह से हम अपनी खुशियों को धीरे धीरे खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। इस किताब में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि डोपामीन नाम का हार्मोन हमारे जज्बातों पर कैसा असर डालता है। वो कहते हैं कि जब हम उदास होते हैं या बोरियत महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग एक शॉर्टकट ढूंढता है और तभी रिलीज होता है डोपामीन, एक केमिकल जो हमें थोड़ी देर की खुशी देता है। ये डोपामीन कब आता है? जब आप कोई टेस्टी खाना खाते हैं, जब आप मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जब आप पोर्न देखते हैं या नशा करते हैं, जब आप जुआ खेलते हैं या गेमिंग में फंसे होते हैं। एक पल के लिए तो दिमाग को खुशी मिलती है, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब आप इस डोपामीन के आदी हो जाते हैं। ये छोटी छोटी टेम्पररी खुशियां आपके इमोशनल कंट्रोल को आपसे छीन लेती हैं। इसके बाद लेखक इस मुश्किल का हल भी बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने जज्बातों पर सही मायनों में काबू पाना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से ये 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, एक डायरी लें और उसमें लिखें वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं, लेकिन लंबी अवधि में आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। जैसे पोर्नोग्राफी, स्मोकिंग, जरूरत से ज्यादा शराब, जरूरत से ज्यादा खाना, गेमिंग की लत, मोबाइल पर टाइम बर्बाद करना। स्टेप 2, अब सोचिए, क्या आप इनमें से किसी एक चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या आप उसे किसी और हेल्दी एक्टिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं? अगर हां, तो फिर यह मान लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हर इमोशनल जाल या फिर बीते हुए दर्द से बाहर निकल सकते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया कि हमारा सर्वाइवल वाला दिमाग कैसे हमारे जज्बातों को कंट्रोल करता है, तो अगला जरूरी कदम यह है कि हम उस मैकेनिज्म का दूसरा चेहरा भी देखें, जो है थॉट लूप्स, यानी सोच का फंस जाना। अब जानते हैं कि थॉट लूप्स क्या होते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे इमोशंस बार बार नेगेटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम थॉट लूप्स में फंस जाते हैं। ये लूप कुछ इस तरह काम करता है, एक नेगेटिव सोच आई, उस सोच से एक फीलिंग बनी, वो फीलिंग और नेगेटिव थॉट्स को खींच लाती है और हम उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपने सोचा शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, फिर सोचा शायद मैं बोरिंग हूं, फिर सोचा मुझ में ही कोई कमी है। नतीजा उदासी, बेचैनी, इनसिक्योरिटी। लेकिन यह सिर्फ एक सोचने का ढंग था, कोई असली प्रॉब्लम नहीं थी। इसका हल क्या है? अवेयरनेस। जब भी आप किसी नेगेटिव सोच में फंस जाएं, तो उसे पकड़ो और खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मैं सोच रहा हूं? क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? अब बात करते हैं एक और जरूरी कॉन्सेप्ट की, इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर्स वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें अचानक और तेज रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे किसी का बोलने का अंदाज ज्यादा तेज हो गया, किसी ने आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया, किसी ने आपके काम की कदर नहीं की। इन सब बातों का हम पर इमोशनल असर पड़ता है। लेकिन लेखक कहते हैं, ट्रिगर आपको दूसरों के बारे में नहीं, आपके खुद के बारे में कुछ बताता है। जो बात आपको चुभ रही है, वो आपके अंदर की कोई अधूरी बात या पुराना घाव हो सकता है।
जैसे अगर आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो हो सकता है अंदर ही अंदर आप खुद को वैल्यूएबल महसूस नहीं कर रहे हों। इसलिए अगली बार जब कोई ट्रिगर हो तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुकिए और सोचिए, मुझे इतना बुरा क्यों लगा? क्या ये सच में उनकी गलती है या मेरी सोच का इश्यू है? यही छोटा सा पॉज मास्टरी की पहली सीढ़ी है। एक असली कहानी से समझते हैं। ओपरा विनफ्री की मिसाल। ओपरा विनफ्री, जो आज दुनिया की सबसे पावरफुल और इंस्पायरिंग औरतों में से एक मानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका बचपन बहुत दर्दनाक था। घर में अब्यूज, गरीबी और इमोशनल दर्द के बावजूद उन्होंने अपने जज्बातों को समझा, उनसे लड़ाई की और उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। ओपरा का सफर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि अगर आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हो तो आप अपनी जिंदगी भी काबू में ले सकते हो। उनका कहना है, मैंने जाना कि जज्बात एक पैगाम लेकर आते हैं। अगर आप ध्यान से सुनो तो हर फीलिंग कुछ कहना चाहती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, थॉट ऑब्जर्वेशन। लेखक एक आसान सी एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, थॉट वॉचिंग, यानी अपनी सोच का अवलोकन करना। हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठिए, बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वही सोच बार बार आ रही है? क्या नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं? क्या आप खुद से सख्त बातें कर रहे हैं? जब आप अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। यानी आप समझने लगते हैं, मेरे पास सोचें हैं, लेकिन मैं खुद अपनी सोच नहीं हूं। और यही पहला स्टेप होता है इमोशनल फ्रीडम की ओर। तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी रिएक्शंस को पावरफुल रिस्पॉन्सेज में बदलने के लिए? वो प्रैक्टिकल टूल्स जो आपके इमोशंस पर कंट्रोल पाने में आपकी मदद करेंगे। कैसे आप इमोशनल रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं और कैसे आप हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं बिना टूटे, बिना बहके। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जहां से असली काम शुरू होता है। अगला चैप्टर है मास्टरी बिगिंस विद अवेयरनेस। सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। जब तक आप खुद को ऑब्जर्व करना नहीं सीखते, तब तक आप अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सकते। लेखक कहते हैं, जो चीज आपको नजर ही नहीं आती उसे आप बदल नहीं सकते। जरा सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? तुरंत रिएक्ट कर देते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा क्यों आया? यही फर्क होता है एक रिएक्टिव इंसान और एक अवेयर इंसान में। इसका एक बहुत आसान सा डेली प्रैक्टिस है इमोशन को नाम देना। जैसे, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ी जलन महसूस कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे नजरअंदाज किया गया। जब आप किसी इमोशन को नाम देते हो तो आप उसके असर से थोड़ा बाहर आ जाते हो। साइंस भी यही कहती है, जब आप इमोशन को लेबल करते हैं तो दिमाग का इमोशनल हिस्सा शांत होने लगता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, इमोशनल रेजिस्टेंस। दूसरा स्टेप है रेजिस्टेंस को समझना। ज्यादातर लोग इमोशनल पेन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उनका एटीट्यूड होता है, मैं उदास हूं, छोड़ो, इग्नोर करो। गुस्सा आया, किसी पर निकाल दो। इनसिक्योर लग रहा है, छुप जाओ। लेकिन याद रखो, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, यानी जितना आप किसी फीलिंग को दबाओगे वो उतनी ही तेज वापस आएगी। लेखक कहते हैं, इमोशंस को दुश्मन मत समझो, उन्हें मैसेज की तरह सुनो। आपके जज्बात कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे लड़ो मत, सुनना शुरू करो। अगर आप उदासी महसूस कर रहे हैं तो शायद आप किसी गहरे लॉस को नजरअंदाज कर रहे हों। अगर गुस्सा आता है तो हो सकता है आप अपनी लिमिट्स दूसरों को ठीक से बता नहीं पा रहे हों। तो हल क्या है? बस उस इमोशन को पूरी तरह महसूस करो, बिना किसी जजमेंट के। एक बार चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और देखो बॉडी में क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं। जैसे ही आप इमोशन को जगह देते हो, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ बिलीफ्स। अब बात करते हैं एक और गहरी चीज की, आपकी बिलीफ्स। हमारे इमोशंस अक्सर हमारी ऐसी सोच पर बेस्ड होते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होती। इन्हें हम बिलीफ्स कहते हैं। जैसे, लोग मुझे तभी पसंद करेंगे
जब मैं सक्सेसफुल बनूंगा। मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। मुझे हर्ट होना ही था, सब मुझे इग्नोर करते हैं। ये बिलीव्स हमारे बचपन, बीते एक्सपीरियंसेस या दूसरों की बातों से बनते हैं, और यही बिलीव्स हमारे इमोशनल रिएक्शंस की जड़ बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, आपकी बिलीव्स एक लेंस की तरह होती हैं जिनसे आप दुनिया को देखते हो। लेंस बदलो, दुनिया बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बिलीफ है कि मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो हर बार जब मौका मिलेगा आप एंग्शियस फील करोगे, क्योंकि वो बिलीफ आपको रोक रही है। इसका हल क्या है? पहले उस बिलीफ को पकड़ो, फिर खुद से पूछो, क्या ये 100% सच है? और फिर उसका एक नया वर्जन लिखो। मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं कैसे बेहतर बोलना है। इस तरह की रिफ्रेमिंग से आपका इमोशनल रिस्पॉन्स बदल जाता है। इमोशनल एंकरिंग, एक प्रैक्टिकल टेक्निक। अब बात करते हैं एक जबरदस्त टेक्निक की, इमोशनल एंकरिंग। ये एक NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मेथड है, जिसमें आप किसी पॉजिटिव इमोशन को एक सिग्नल से जोड़ देते हो। स्टेप्स: 1. आंखें बंद करो और अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पल याद करो जब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे। 2. उस मोमेंट को पूरी डिटेल में दोबारा महसूस करो। क्या देख रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। 3. जब वो फीलिंग पीक पर हो तो अपनी उंगली दबाओ या मुट्ठी बंद करो। 4. इस प्रैक्टिस को हर दिन 2 मिनट करो। दिमाग उस जेस्चर को उस पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ लेगा। अब सुनिए एक पावरफुल रियल लाइफ स्टोरी, माइकल फेल्प्स की। हाँ, वही ओलंपिक लेजेंड जिनके नाम सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। लेकिन उनकी कामयाबी सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं आई। उनका सबसे बड़ा हथियार था इमोशनल रिहर्सल। माइकल हर सिचुएशन को अपने माइंड में पहले ही रिहर्स कर चुके होते थे। वो सिर्फ तैरने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो पैनिक आने की प्रैक्टिस भी करते थे, प्रॉब्लम्स आने की भी रिहर्सल करते थे। उनकी मेंटल ट्रेनिंग में एक सवाल बार बार आता था, अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने सोचा, अगर गॉगल्स के अंदर पानी चला गया तो, अगर रेस के बीच हार्ट रेट अनकंट्रोलेबल हो गया तो, अगर कुछ भी साफ ना दिखे तो। और फिर उन्होंने उन्हीं मुश्किल हालातों में अपने इमोशंस को ट्रेन किया। अब सुनिए सबसे इमोशनल मोमेंट, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स का फाइनल रेस। रेस के बीच में उनके गॉगल्स फॉग हो गए, मतलब माइकल को कुछ दिख ही नहीं रहा था। सोचिए, ओलंपिक फाइनल, पूरी दुनिया की नजरें और आंखों के सामने सब धुंधला। कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन माइकल ने पैनिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मोमेंट पहले ही जीत लिया था अपने दिमाग में। उन्होंने लैप्स गिने, रिदम याद रखा और रेस को बिना देखे पूरा किया। और सिर्फ पूरा ही नहीं किया, गोल्ड मेडल जीता। उनकी जीत का असली राज? इमोशंस की ट्रेनिंग, मेंटली रिहर्स किया गया कॉन्फिडेंस। इमोशन मास्टरी का एक बड़ा प्रिंसिपल है, वक्त आने से पहले उस वक्त के लिए तैयार रहो। इमोशंस को रिहर्स करना, उन्हें कंट्रोल करना तभी पॉसिबल है जब आप मेंटल लेवल पर पहले ही जीत चुके हों। तो अगली बार जब आपको लगे कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है, सोचना माइकल फेल्प्स की तरह, क्या मैं इस पल के लिए पहले से तैयार हूं? द नेक्स्ट पॉइंट इज द इनर वॉइस। आपके अंदर की आवाज एक और अनसीन एनिमी होता है, हमारी इनर वॉइस। लेखक कहते हैं, आप अपने आप से जैसे बात करते हो वैसे ही अपने आप को महसूस भी करने लगते हो। अगर आप हर वक्त अपने आप से नेगेटिव बातें करते हो, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, सब मुझे इग्नोर करते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो आपके इमोशंस भी उसी तरह नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर आप अपनी इनर टॉक को थोड़ा बदल दो, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझ में वैल्यू है, तो धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी। टिप: जब भी कुछ गड़बड़ हो तो खुद से वैसे ही बात करो जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो, प्यार से, समझदारी से। ये सब टेक्निक्स एक दिन में असर नहीं दिखाती, लेकिन अगर आप इन्हें रोज अप्लाई करते हो तो जिंदगी सच में बदलने लगती है। अब हम बढ़ेंगे किताब के अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे इमोशनल रेजिलियंस कैसे डेवलप की जाती है, कैसे आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हो,
और कैसे हर नेगेटिव इमोशन को एक सीख में बदला जा सकता है। इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा। जब जिंदगी हमारे खिलाफ जाती है, जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, जब हम अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी टूट जाते हैं, तब एक चीज होती है जो हमें फिर से उठने की ताकत देती है, इमोशनल रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ तकलीफ से बचना नहीं, बल्कि उस तकलीफ के बीच खुद को संभालना, उस दर्द को समझना और उसी दर्द से निकलकर और ज्यादा मजबूत बन जाना। ये रेजिलियंस किसी को पैदा होते ही नहीं मिलती, ये एक आदत होती है और लेखक कहते हैं हर कोई इसे सीख सकता है। मगर कैसे? तो आइए इसे कुछ जरूरी तरीकों का इस्तेमाल करके समझते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है, रिफ्रेमिंग द मीनिंग, मतलब बदलो, असर बदल जाएगा। किसी भी अनुभव का इमोशनल असर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या मतलब दे रहे हो। सोचिए, आपका दोस्त आपका फोन इग्नोर करता है। अगर आप तुरंत सोचो, मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, शायद वो मुझसे नाराज है, तो जाहिर है आप दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर आप उस पल को रिफ्रेम करो, शायद वो बिजी है, मैं कल सीधे पूछ लेता हूं, तो एंग्जाइटी इतनी असरदार नहीं होगी। लेखक कहते हैं आपकी ताकत इस बात में है कि आप किसी भी सच्चाई को कैसे दोबारा देखने का नजरिया चुनते हो। रिफ्रेमिंग का मतलब होता है उसी सिचुएशन का मतलब बदलना, वही घटना, अलग सोच, अलग भावना। एक बार एक स्टूडेंट का एग्जाम खराब हो गया। उसने कहा मैं फेल हो गया, मैं बेकार हूं। लेकिन जब उसने अपने मेंटर से बात की तो उसे सिर्फ एक लाइन सुनने को मिली, ये फेल होना तेरे अंदर का किरदार बना रहा है। उसी पल से उस स्टूडेंट ने फेलियर्स को फीडबैक मानना शुरू किया और जिंदगी में आगे बढ़ गया। तो रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। ज्यादातर इमोशनल डैमेज इसी वजह से होता है, हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट करने का मतलब है बिना सोचे बस जवाब दे देना। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है सोच समझकर शांति से जवाब देना। जब कोई कुछ कहता है या कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो एक छोटा सा गैप होता है। उसी गैप में आप अपने इमोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, सवाल कर सकते हो और फिर काल्मली जवाब दे सकते हो। इसी गैप को बनाना ही इमोशनल मास्टरी है। एक आसान टेक्निक है, जब कोई ट्रिगर हो 3 सेकंड का पॉज लो, गहरी सांस लो और खुद से कहो ये मेरी चॉइस है कि मुझे कैसे जवाब देना है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको अपने हर इमोशन पर काबू देना सिखा देगी। थर्ड टेक्निक, हर इमोशन से कुछ सीखो। लेखक कहते हैं कोई भी इमोशन बेकार नहीं होता, हर इमोशन एक मैसेज होता है। गिल्ट बताता है कि आपकी वैल्यूज क्या सही या गलत मानती हैं। जेलसी बताती है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। फियर बताता है कि आप किस कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो। एंगर एक सिग्नल होता है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। जब हम इमोशंस को दुश्मन समझकर इग्नोर करते हैं तो हम उस सीख को भी खो देते हैं जो वो हमें देना चाहते हैं। एक बार एक इंसान को अपने कॉलीग से बार बार जेलसी महसूस होती थी। जब उसने इस फीलिंग को ऑब्जर्व किया तो उसे समझ आया उस कॉलीग के पास वो स्किल्स हैं जो वो खुद सीखना चाहता है। उसने जेलसी को बदलकर खुद को ट्रेन करना शुरू किया और 1 साल बाद वो उससे बेहतर बन गया। फोर्थ वन इज इमोशनल हैबिट्स का असर। इमोशन सिर्फ उस पल की फीलिंग्स नहीं होती, अक्सर वो आपकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती हैं। अगर आप सुबह उठते ही नेगेटिव न्यूज़ देखो, कंपैरिजन वाली रील्स स्क्रॉल करो, अनहेल्थी खाना खाओ, बिना चलने फिरने के लैपटॉप के सामने बैठ जाओ, तो इमोशनल सिस्टम डिस्टर्ब रहना ही है। लेकिन अगर आप ये डेली हैबिट्स अपनाओ, 5 मिनट की खामोशी, खुद से मिलने के लिए, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड, 3 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो, फिजिकल एक्टिविटी, हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग, डिजिटल हाइजीन, सुबह बिना फोन के दिन की शुरुआत, तो धीरे धीरे आप इमोशनली काम, फोकस्ड और एनर्जेटिक बन जाओगे। लेखक कहते हैं आपके इमोशन सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करते कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर भी कि आप हर दिन कैसे जीते हो। रोल मॉडल्स और इमोशनल ब्लूप्रिंट। एक छोटी सी पावरफुल टेक्निक है रोल मॉडल विजुअलाइजेशन। कोई ऐसा इंसान सोचिए जिसे आप इमोशनली स्ट्रांग मानते हो, चाहे वो रियल हो या फिक्शनल, जैसे गांधी जी, अब्दुल कलाम या कोई फिल्म कैरेक्टर। जब आप किसी इमोशनल सिचुएशन में फंसे हो तो खुद से पूछो, अगर वो मेरी जगह होता तो क्या करता, कैसे सोचता, कैसे रिएक्ट करता। ये एक छोटा सा विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को एक इमोशनल मैप देता है।
धीरे धीरे वो सोच आपका अपना हिस्सा बन जाती है। ये एक मेंटल शॉर्टकट है जो आपको हर इमोशनल लो से बाहर निकाल सकता है। 6. इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाइए। इंसान अकेले इमोशनल बैलेंस नहीं बना सकता, हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। कई बार बस किसी से बात करना, अपने इमोशंस को बिना फिल्टर कह देना, ये भी एक थेरेपी की तरह काम करता है। लेखक सलाह देते हैं, अपनी जिंदगी में 2-3 ऐसे लोग कॉन्शियसली चुनो जो आपको जज किए बिना सुनते हैं, जो आपके बेहतर वर्जन को सपोर्ट करते हैं, जो खुद इमोशनली अवेयर हैं। और अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं हैं, तो एक जर्नल को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। हर दिन लिखो, क्या महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मैं इससे क्या सीख रहा हूं। जब आप लिखते हो तो इमोशंस क्लियर होने लगते हैं। 7. लेटिंग गो, जाने देना। सबसे ताकतवर इमोशनल एक्शन होता है लेटिंग गो। लोग कहते हैं, उसने मुझे बहुत हर्ट किया, मैं माफ नहीं कर सकता, मैं उस बात को भूल नहीं पा रहा। वो फीलिंग जा ही नहीं रही। लेकिन लेखक कहते हैं, दर्द को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि किसी और को नुकसान होगा। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप जो हुआ उसे सही मान लो। इसका मतलब है जो हुआ उसका बोझ उठाने से इनकार करना। ये आपके अपने लिए गिफ्ट है। एक आसान एक्सरसाइज, आंखें बंद करो, उस इंसान या सिचुएशन को इमेजिन करो और मेंटली कहो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं ताकि मैं खुद को आजाद कर सकूं। ये डेली प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके दिल को हील करने लगती है। 8. इमोशनल फ्रीडम, असली आजादी का एहसास। जब आप ये सब प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, अवेयरनेस, रिफ्रेमिंग, रिस्पॉन्स, जर्नलिंग, सपोर्ट सिस्टम, तो धीरे धीरे आप एक चीज महसूस करने लगते हो, इमोशनल फ्रीडम। वही चीजें जो पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आप उन्हें समझने लगते हो। वही लोग जो पहले आपको हर्ट करते थे, अब आप उनकी एनर्जी से ऊपर उठ जाते हो। वही चैलेंजेस जो पहले नामुमकिन लगते थे, अब वो आपको ग्रो करने का मौका लगते हैं। यही है इमोशनल मास्टरी का असली मतलब। अपने जज्बातों के हाथों की स्टीयरिंग छोड़कर जिंदगी की ड्राइविंग खुद के हाथों में लेना। जब हमने अपने जज्बातों के पीछे छुपे पैटर्न को समझना शुरू किया, तभी पहली बार हमने उनका असली असर महसूस किया। लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं होता। अब वक्त है एक कदम और आगे बढ़ने का। अब हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जज्बातों को मजबूत बना सकते हैं, उन्हें इतना स्टेबल, इतना पॉजिटिव बना सकते हैं कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ भी हमें हिला न सकें। 1. अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ खास सिचुएशंस या लोग आपके इमोशंस को तुरंत डिस्टर्ब कर देते हैं? जैसे किसी का लहजा थोड़ा सा रूखा हो गया और आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। किसी दोस्त की कामयाबी देखी और अंदर से जेलसी या खुद को छोटा महसूस करने लगे। किसी छोटी सी बात पर गिल्ट या सैडनेस महसूस होने लगी। ये सब इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं और जब तक आप इन्हें पहचान नहीं पाते, आप इनके हाथों की कठपुतली बने रहते हैं। लेखक कहते हैं, अवेयरनेस ही मास्टरी की पहली सीढ़ी है। एक आसान प्रैक्टिस, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, उस पल को लिख लें। क्या हुआ, कौन था वहां, आपने क्या महसूस किया। हर हफ्ते इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तब आप उन पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें संभालना सीख जाते हैं। तो इमोशनल लूप को तोड़िए। हर इमोशन एक लूप बनाता है। सोच, जज्बा, रिएक्शन और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स और गहरा जज्बा। ये लूप खतरनाक होता है क्योंकि एक बार शुरू हो जाए तो रुकता नहीं। इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, इंटरप्ट करना। जब भी आप किसी नेगेटिव लूप में जाने लगें, तो कुछ ऐसा करें जो उस पैटर्न को तोड़ दे। अपनी बॉडी की पोजीशन बदलें, वॉक करें, स्ट्रेच करें, जोर से एक पॉजिटिव लाइन बोलें, मैं अभी शांति को चुनता हूं। ठंडे पानी से चेहरा धोएं या हाथ पांव, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें या एक इंस्पायरिंग कोट पढ़ लें। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग का पैटर्न बदलकर नई डायरेक्शन देती हैं। 3. विजुअलाइजेशन, जो बनना चाहते हो उसे महसूस करो। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। लेखक सलाह देते हैं, हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने उस वर्जन को इमेजिन करें जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए, आप इमोशनली काल्म हैं, मुश्किल हालात में भी कंपोज्ड रहते हैं, अपने इमोशंस को समझने और इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं। हर दिन इस इमेज को महसूस करें, उसे देखें। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है और धीरे धीरे आप उसी इंसान में बदलने लगते हैं। ये कोई सपना नहीं, ये इंटरनल प्रोग्रामिंग है। 4. सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करें। इमोशनल मास्टरी सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि सेल्फ काइंडनेस भी होती है। हमारे सबसे गहरे इमोशनल घाव तब बनते हैं जब हम खुद से नाराज होते हैं। जैसे, मैं बेकार हूं, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, मैं स्ट्रांग नहीं हूं,
यही सेल्फ टॉक हमें और कमजोर बनाता है। लेखक कहते हैं, अपने आप से उसी तरह पेश आओ जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ पेश आते अगर वो मुश्किल में होता। जब कुछ गलत हो जाए खुद से ये कहना सीखो, कोई बात नहीं, तू इंसान है, गलती हो गई, अगली बार बेहतर करेगा, मुझे तुझ पर भरोसा है, मैं तेरे साथ हूं। ये एक लाइन आपके अंदर एक इमोशनल सेफ्टी जोन बनाती है और यही सुरक्षा आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। 5 ग्रेटिट्यूड की ताकत एक और टूल है जो आपकी इमोशनल एनर्जी को तुरंत बदल सकता है। ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी मुश्किल में फंस जाएं या ओवरवेल्म्ड महसूस करें तो रुकिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। फर्स्ट, आज मैं किस एक छोटी चीज के लिए थैंकफुल हूं? 2, कौन सा एक इंसान मेरी जिंदगी में मायने रखता है? 3, कौन सी एक परेशानी मुझे मजबूत बना रही है? ग्रेटिट्यूड आपके दिमाग को एक नया लेंस देता है जिससे अब प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं। ये आदत रोज अपनाने से आपके इमोशंस धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगते हैं। 6, इमोशंस को पर्पस से जोड़िए। जिंदगी तभी मीनिंगफुल लगती है जब हमारे जज्बात किसी पर्पस से जुड़े होते हैं। लेखक कहते हैं, जब आपका मकसद बड़ा होता है तो आपके इमोशंस खुद ब खुद उस मिशन से जुड़ जाते हैं। सोचिए, आप किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं, आप दुनिया को कोई अच्छी वैल्यू देना चाहते हैं। तो जब कोई इमोशनल सेटबैक आता है तो आप रुकते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है मैं किस लिए लड़ रहा हूं। पर्पस एक इमोशनल एंकर बन जाता है। जब मुश्किलें आती हैं तो यही एंकर आपको डूबने नहीं देता। 7, फाइनल इंटीग्रेशन। अब इसे जिंदगी बनाइए। अब जब आपने टूल्स, टेक्निक्स और माइंडसेट को समझ लिया है तो सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? इमोशंस को मास्टर करना एक दिन का काम नहीं, ये एक जर्नी है। हर दिन के छोटे कदम, अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन, ग्रेटिट्यूड, डिसिप्लिन मिलकर आपको उस लेवल तक पहुंचाते हैं जहां लोग सिर्फ पहुंचने का ख्वाब देखते हैं। हर दिन आप ये चुन सकते हो, अपने रिएक्शंस के मालिक बनना, इमोशनल फ्रीडम को अपनी हकीकत बनाना, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां इमोशंस आपके गुलाम हो, मालिक नहीं। जिंदगी कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को समझने, ऑब्जर्व करने और डायरेक्शन देने का आर्ट सीख जाते हैं तो हर सिचुएशन, हर इंसान, हर चैलेंज आपके लिए ग्रोथ का एक नया दरवाजा बन जाता है। यही इस किताब का असली मैसेज है। अपने इमोशंस को मास्टर करो और जिंदगी को भी। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी तो बुक एनसाइक्लोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कौन सा पॉइंट आपके दिल को छू गया, कौन सी टेक्निक आप रोज अपनाना चाहेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए नजरिए, एक नई किताब के साथ। तब तक अपने इमोशंस से दोस्ती करते रहिए और जिंदगी को पूरी गहराई से महसूस करते रहिए।